हेलो, क्या हालचाल आप सभी के। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। साइंस में भी इसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक होता है केमिस्ट्री, एक होती है बायोलॉजी और एक होता है फिजिक्स। और ये जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं उसमें ये सब एनसीईआरटी पुस्तक से पूछे जाते हैं। आज हम यही देखेंगे कि एनसीईआरटी के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हम पढ़कर लगभग 20 प्लस नंबर कवर कर सकते हैं सिर्फ इस एनसीईआरटी के चैप्टर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर यदि देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखो जितने भी जो चैप्टर लिखे हुए हैं ये पूरे एनसीईआरटी पर बेस हमको पढ़ना है। जैसे केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, पहला जो चैप्टर हुआ है पदार्थ और पदार्थ के प्रकार, यानी कि हमको पदार्थ के बारे में बताना है और पदार्थ के प्रकार के बारे में बताना है कि शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है, अशुद्ध पदार्थ कौन सा होता है। और ये जो चैप्टर है वो एक तो कक्षा 9 की जो विज्ञान की किताब है ये हमको वहाँ से आराम से ये मिल जाएंगे। तो अगर मैं जहाँ तक मानूँ एनसीईआरटी की अगर विज्ञान की किताब अगर हम देखें तो जो कक्षा 9 और कक्षा 10 ये दो जो है कक्षा, अगर एक 9 और 10 इनकी यदि कोई भी यदि साइंस के यदि चैप्टर जो है कक्षा 9 और 10 से यदि तैयार करता है तो वो आराम से इसमें से 20 प्लस नंबर कवर कर सकता है, क्योंकि अधिकांश जो लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो कक्षा 9 और 10 के जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो विज्ञान के जो हमारे पास जो भाग होगा उसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो इसमें से है पदार्थ और पदार्थ के प्रकार, एक तो ये चैप्टर क्लियर करना है। इसके बाद में एक है परमाणु और अणु के बारे में हमको जानकारी है, उसके बारे में हमको देना है। जैसे परमाणु और अणु ये भी कक्षा 9 की किताब के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है, परमाणु और अणु। परमाणु के बारे में कि परमाणु जो है उसके हमको आकार वगैरह बताना होता है, एक से लेकर जो है कम से कम 20 तक जो तत्व हैं उनके बारे में बतानी होती है। फिर होता है परमाणु संरचना, ये भी जो चैप्टर है परमाणु की संरचना ये भी कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। परमाणु संरचना के बारे में बताना है, जैसे सबसे पहले थॉमसन ने क्या कहा परमाणु के बारे में, उसके बाद रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसके बारे में हमको बताना होता है। इसके बाद में एक ये जो चैप्टर जो कि ये तो एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, वो भी अभिक्रियाओं से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार जितने भी जो इनके प्रकार हैं, चाहे संयोजन हो, वियोजन हो या फिर अवक्षेपण हो, विस्थापन हो, द्विविस्थापन हो, सभी प्रकार की जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यह जो चैप्टर है यह कक्षा 10 के अंदर मिलेगा हमको, पहला ही पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो ये तो है 3 तो जो है वो कक्षा 9 के अंदर हमको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कार्बन और उसके यौगिक, इसके बाद जो है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि इसके बारे में हमको कार्बन के बारे में बताना है और कार्बन जो भी जितने यौगिक बनाता है उसके बारे में हमको बताना होता है। जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनके सामान्य सूत्र हो गए, या फिर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, इनके अनुलग्न वगैरह पूछ लिए जाते हैं, समजात इसने पूछ लिए जाते हैं। और इसी में से हमको एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनके विक्रियाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, या साबुन और अपमार्जक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो कार्बन और उसके यौगिक ये भी कक्षा 10 के अंदर दिया हुआ है। और उसका जो बेस है, अगर मैं जहाँ तक बताऊँ तो ये जो साइंस है कक्षा 9 और 10 की ये पूरा का पूरा बेस तैयार करते हैं, जिसका भी यदि बेस क्लियर है वो आराम से यहाँ पर 20 नंबर तक कवर कर सकता है, क्योंकि ये जो है बेस से संबंधित आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा और है इसके अंदर धातु और अधातु। तो धातु और अधातु यानी कि हमको धातुओं के बारे में बताना होता है, अधातुओं के बारे में बताना होता है, उनके भौतिक गुणधर्म दिखने में कैसे होते हैं, कठोर होते हैं कि चमक होते हैं कि नहीं होती, या उनके रासायनिक गुणधर्म जैसे अम्लों से विक्रिया करते हैं कि नहीं करते। इस तरीके से हमको धातु और अधातु के बारे में बताना होता है। एक होता है अम्ल, क्षारक, लवण। अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में भी एग्जाम के अंदर सवाल पूछ लिए जाते हैं, और ये जो लवण है इसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्लोरशार रिएक्शन हो गई, NaOH जिससे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इन सब के सामान्य सूत्र या उपयोग इस अम्ल, क्षारक और लवण वाले से पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और एग्जाम में इनमें से हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें बायोलॉजी पार्ट, ये तो केमिस्ट्री का पूरा हो गया। बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो भी रेलवे के अंदर ग्रुप डी के अंदर, तो वो पहला है कोशिका या सेल।
कोशिका के बारे में, कोशिकांग क्या हैं, उनकी खोज वगैरह, उनके कार्य क्या हैं, इनके बारे में जो है एक तो कोशिका के बारे में हमको यहाँ पर देखना है। उसके अलावा यहाँ पर उत्तक एवं प्रकार, जो भी उत्तक हैं, पादप उत्तक है पादपों में पाए जाने वाले, और जंतु उत्तक हैं जंतु में पाए जाने वाले। ये कितने प्रकार के होते हैं पादपों में पाए जाने वाले भी, जैसे विभजोतक हो गया, या फिर हमारे पास स्थायी हो गया, इनमें भी जैसे जाइलम, फ्लोएम, इन सभी के कार्य वगैरह पूछ लिए जाते हैं एग्जाम से। और ये अगर आपको चैप्टर क्लियर करना है, पिछली बार भी इस एक अकेले उत्तक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बार बार, वो भी बहुत बेस से। अगर उत्तक और उसके प्रकार, अगर ये चैप्टर क्लियर करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, ये भी आपको कक्षा 9 के अंदर देखने को मिल जाएगा चैप्टर, और उसको यदि डिटेल से आप पढ़ लेंगे तो आपका उत्तक एवं प्रकार ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो सकता है। इसके अलावा जैव प्रक्रम, जीवों में चलने वाली प्रक्रियाएं, जैसे पोषण की हो गई, या फिर उत्सर्जन की हो गई, या श्वसन प्रक्रिया हो गई, या हमारे परिसंचरण तंत्र हो गया, हृदय है, इनके बारे में, तो ये जैव प्रक्रम में आते हैं सब कुछ। एक ये चैप्टर हमको क्लियर करना है। एक नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण का मतलब हमारे शरीर के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन पर नियंत्रण कौन करेगा। समन्वय का मतलब हो गया हमारे शरीर के कुछ विशिष्ट भाग मिलजुल कर कार्य करते हैं। समन्वय का मतलब तालमेल बिठाकर बात करना, ठीक है। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर आगे जाते हैं और उसी के अनुरूप हमारे हाथ जो है वो भी गति करते रहते हैं, तो ये तालमेल बिठाना और उन पर नियंत्रण करना। जैसे मस्तिष्क है तो इसमें मस्तिष्क के बारे में पढ़ना होता है, मेरु रज्जु के बारे में पढ़ना होता है, तो ये नियंत्रण और समन्वय। इसके अलावा अनुवांशिकी जो है चैप्टर, इससे भी आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंडल ने कौन से नियम दिए, या फिर एकल संकरण का जो प्रयोग किया उसमें अनुपात पूछ लिया जाता है, कभी जीन प्रारूप अनुपात, कभी लक्षण प्रारूप अनुपात, या फिर ऐसे द्विसंकरण प्रयोग से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जीवों में जनन की प्रक्रिया, जीव जो है वो किस तरीके से जनन करते हैं, जैसे विखंडन से करते हैं, या फिर इसके अंदर पुनर्जनन से करते हैं, या इसके अलावा और भी अगर हम जीव जंतु की बात करें उसमें जैसे जनन तंत्र हो गए, नर जनन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, तो ये जो सब भाग है वो जीवों में जनन के अंदर आते हैं। और एक है पादप और जंतु वर्गीकरण। वैसे इसको 2 या 3 साल पहले एनसीईआरटी की जो कक्षा 9 की किताबें चलती है उसमें से इस चैप्टर को हटा दिया गया है, तो शायद हो सकता है कि अगर हटाने के बाद बहुत कम चांस है कि इस चैप्टर में से शायद क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जैसे पादप और जंतु वर्गीकरण, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इसके अलावा जो हमारे पास और भी प्लांटी हो गया, प्लांट्स के बारे में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो होता है पादप एवं जंतु वर्गीकरण। इसके अलावा रोग और रोगजनक, तो ये रोग और रोगजनक ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के अंदर इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, या फिर जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, इसके बारे में इससे पूछ लिया जाता है। तो ये है बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें से कक्षा 9 के अंदर जो ये शुरू में हमको एक तो कोशिका है और एक उत्तक और प्रकार है, ये भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत जानकारी पादप और रोगजनक, ये 2 का भी हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है जीवों में जनन, आनुवांशिकी, नियंत्रण, समन्वय और जैव प्रक्रम, ये कक्षा 10 की किताब में दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में अधिकांश न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो फिजिक्स के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, वो है प्रकाश एवं दृष्टि दोष, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है प्रकाश। और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के अंदर, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो 1 या 2 तो ऐसे मान के चलो कि 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। विद्युत वाले चैप्टर से भी हमेशा क्वेश्चन आ रहा है और इस बार भी देखने को मिलेगा। और विद्युत वाले चैप्टर और इस प्रकाश वाले से जो इसमें न्यूमेरिकल वाले कौन कौन से मैं बता देता हूँ जिसमें न्यूमेरिकल वाले आते हैं। एक तो गति और गति के समीकरण, इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। एक कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ऊर्जा के प्रकार में भी जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो एक तो इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक गति के समीकरण से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे प्रारंभिक वेग दे दिया या अंतिम वेग दे दिया। त्वरण हमको पूछ लिया जाता है, समय दे देता है कि कोई वस्तु कितने समय बाद में अपने अधिकतम दूरी पर पहुंच जाती है। इस तरीके से न्यूमेरिकल एक तो ये वाला है गति के समीकरण, एक कार्य ऊर्जा, इसमें से पूछा जाता है। इसके अलावा विद्युत वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और प्रकाश वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जाता है।
इसके अलावा चुंबक एवं चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव और चुंबक के बारे में भी हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे परिनालिका है, परिनालिका से संबंधित मोस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो नियम होते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है, जैसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हो गया, फ्लेमिंग के नियम हो गए दोनों, चाहे वो वाम हस्त हो या दक्षिण हस्त हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है नियम है, नियम पर आधारित पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, ये तर्जनी किसको प्रदर्शित करती है, इस तरीके से। इसके अलावा ध्वनि वाला चैप्टर, यह ध्वनि वाला चैप्टर भी, इसके अंदर भी कभी आवर्तकाल, आवर्ती, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बल और गति के नियम, बल और गति के नियम, जो गति के नियम हैं और ये जो है पूरे फिजिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसमें हो गया प्रकाश, विद्युत, चुंबक एवं चुंबकीय प्रभाव, ध्वनि, बल और गति के नियम। गति के नियम जैसे प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, तृतीय नियम हो गया। इसके अलावा गति और गति के समीकरण, गति इसमें हो गया, जैसे मान लो गति के अंदर फिर दूरी के बाद में चाल, वेग, त्वरण, इनका मात्रक और गति के समीकरण, तो 3 समीकरण होती है, v = u + at, ऐसे करके उसके बारे में। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कभी चंद्रमा पर भार पूछ लिया जाता है, कभी पृथ्वी पर भार पूछ लिया जाता है, द्रव्यमान पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये है फिजिक्स के टॉपिक, ये हमारे पास केमिस्ट्री के टॉपिक, और ये है बायोलॉजी के टॉपिक। और जहाँ तक हो सके फिर से मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी की जो पुस्तक है आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सिलेबस के अंदर साफ साफ दे रखा है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। तो इसका मतलब है आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी की किताब से पूछे जाएंगे। और ये जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर जो ये चैप्टर दे रखे हैं, ये एनएफ है लगभग 20+ नंबर कवर करने के लिए। एग्ज़ाम के बाद आप चाहे देख सकते हैं या मिला सकते हैं किताब के अंदर से कि लगभग जो है अधिकांश क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से पूछ लिया जाएगा। और आजकल इनमें क्या आने लगे हैं, जैसे ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर जो या फिर केमिस्ट्री के अंदर जो डायग्राम होते हैं, डायग्राम देकर डायग्राम से भी विशेष भाग पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक डायग्राम दे दिया, उसमें दे दिया यहाँ पर ए भाग है, ये बी है, ये सी है, और ए बी सी के नाम हमको बताने होते हैं। तो जो कक्षा 9 और 10 के अंदर जो डायग्राम है उन पर भी फोकस रखना है। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।